वहाँ की विधानसभा में जानकारी रखी है और उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक ज़िले की बात नहीं कही है, उन्होंने 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की है और उन 7 जगहों का रिकॉर्ड सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से ओडिशा के लिए एक बहुत बड़ा चेंज का टाइम यहां पर आ गया है। क्या आप भी समझते हैं 7 जिले मतलब एक बड़ा लैंड मास है जहां पर कई जगहों पर इस तरीके की स्टडी हुई होगी और वहां से निकले हुए डाटा के बाद ही कंसर्न मिनिस्टर ने बात सामने रखी होगी? ओपी ठाकुर सर। हाँ सर, देखिए बिल्कुल, देखो जिस तरीके से ये रिपोर्ट पेश की गई है विधानसभा में, आप बता रहे हैं, देखो संभावना हो सकती है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स में गोल्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कितना परसेंट है ये एक्चुअली हमें पता चलेगा जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो आई होगी, जो जियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है एरिया को, उससे पता चलेगा कि कितने सैंपल स्टडी करने के बाद कितना परसेंट तक जो है ना पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड मिल रहा है। उसके बाद डिपेंड करता है सर, जैसे सर ने भी बताया आपको कि रॉक का देखना पड़ता है हमें, रॉक कितनी डेप्थ तक जा रही है और जो रॉक जा रही है वो किस टाइप की है, उसमें जो मिनरलाइजेशन है, मिनरलाइजेशन ऐसा नहीं है कि पूरी रॉक है अगर 10 मीटर थिक है तो 10 मीटर थिक में ही गोल्ड होगा। तो गोल्ड जो मिनरलाइजेशन होती है वो होती है बिल्कुल या तो फ्रैक्चर फॉर्म में होगी, फ्रैक्चर के बीच में फिलिंग हो जाएगी, या फिर क्रस्ट जोन है उसके बीच में फिशर डेवलप होते हैं, उस फिशर में मिनरलाइजेशन होगी। वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत थिन है, जो थिन है तो वो थिननेस भी जो है एक्सटेंड कहाँ तक कर रही है और ओवरऑल उसकी विड्थ कितनी है। तो ये सब जो है कितने एरिया में जो है, अगर फिर हम पूरा उसका अगर वॉल्यूम देखें एरिया वाइज मल्टीपल ड्रिलिंग करने के बाद उसको क्रॉस सेक्शन बनते हैं, तो उसके बाद ही जाके कंफर्मेशन होता है। देन जो है जो भी मतलब एजेंसी है वो डिसाइड करेगी कि इसका बिड देना है, किसको देना है, कितना पोटेंशियल है, तो किस तरीके से होगा। तो क्योंकि अभी शायद बहुत जल्दी की स्टेज पे हम, इसलिए हम कोई ऐसा नहीं कह सकते स्टेज पे एज जियोलॉजिस्ट होने के नाते भी कि भाई इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है या नहीं है। इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है या नहीं है, तो हाँ जी। इसका मतलब ओपी ठाकुर साहब की जो उन्होंने कहा है अभी वो एक लंबी रिसर्च का हिस्सा है, अभी हाँ ये जी, केवल बिल्कुल। कही गई बात है। हाँ, तो ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये फर्स्ट हैंड रिपोर्ट बोल सकते हैं आपकी। फील्ड में गए जियोलॉजिस्ट, उन्होंने वहां पे स्टडी किया, उसमें से कई जगह के सैंपल्स में उनको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल रही है बहुत। उसमें हो सकता है वो पार्टिकल बहुत छोटे भी हों, अगर वो भी आ रहे हैं तो वो भी रिपोर्ट में आएगा ही कि भाई इसमें से जो है गोल्ड का पोटेंशियल है। कई बार क्या होता है कॉपर, जैसे अभी आपने कॉपर की बात की, कॉपर के साथ भी एसोसिएटेड होता है गोल्ड, लेकिन वो उसमें बहुत ही नेटिव अगर उसमें भी है तो बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज के पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल की जो टोटल अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ जो अगर देखें हम कंसंट्रेशन के हिसाब से, वो क्या वो इतना फिजिबल है या नहीं है, तो शायद बिना रिपोर्ट पढ़े हम भी नहीं बता पाएंगे। और ज्यादा मुझे लगता है कि जो भी ये एजेंसीज है वो फर्दर जो भी क्या स्टेप लेना चाहेगी, इसको फर्दर कैसे एक्सप्लोर करना है, ज्यादा वही बता पाएंगे फिर इसके बारे में। ज्यादा वही बता पाएंगे। बनर्जी साहब, ये गोल्ड जो मिलता कैसे है? क्या गोल्ड बड़े नगेट्स के रूप में मिलता है खुदाई के दौरान, या जो जितना कुछ खोद के निकाला जाता है उसे फर्नेस में डालकर फिर हीट अप किया जाता है तब गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है? ये प्रोसेस क्या होता है? हम बातें तो बहुत हम लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं। नगेट तो बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली कभी कभी होता है जो पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीकन रॉक्स के ऊपर या साइबेरियन रॉक्स में मिलते हैं। नगेट तो बहुत रेयर होते हैं। नॉर्मली गोल्ड क्या होते हैं, ये फ्रैक्चर्स में ऊपर फिल अप हो जाते हैं, इमोबिलाइज होके हीट की वजह से गल जाते हैं, और गलने के बाद ये रॉक्स में पस करके क्वार्टजाइट टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं जो उसमें इनके ये घुल जाते हैं। तो और या फिर छोटे 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 ग्रेन्स के अंदर, जैसा कि अभी आपको उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि वो फैले, जिसे कहते हैं हम डिसमिनेटेड है, फैले हुए होते हैं। इनको जब निकाला जाता है तो एक पर्टिकुलर मास को क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद उसके उसके जो दूसरे कंपोनेंट है जो नॉन गोल्ड है, या जो इसको कहते हैं रख क्या कुछ कहते हैं उसको, उसको वो उनको सब हटा देते हैं हम, तो हमको फिर उसके बाद गोल्ड को कंसंट्रेट करते हैं, और तब हमको पता लगता है कि एक्चुअली 1 स्क्वायर फीट में या 1 स्क्वायर मीटर में कितना गोल्ड निकलता है, कितने ग्राम हम करते हैं, तब एस्टिमेट होता है। तो गोल्ड इसी तरह से गोल्ड मिलता है।
और ये प्रोसेस कितना कॉस्टली होता है, क्योंकि कई बार ये प्रोसेस ये तय करता है कि गोल्ड निकालना फीजिबल है या नहीं है, या करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। ये तो भी सही बात है, हमेशा हर चीज में कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो देखना ही पड़ता है। अगर गोल्ड पहले स्टॉक में ही दिखता है कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कम से कम मिनिमम जो है ड्रिलिंग स्टेज के पहले नहीं कह सकते हैं। ड्रिलिंग स्टेज के ऊपर में एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ कितना है, कितने डेप्थ में है और कितनी जगह पर है, और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी उसके बाद शुरू होती है कि इसको माइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और माइनिंग में भी कैसा माइन करेंगे, किस तरह से माइनिंग करेंगे, ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं। तो तभी इसकी फिजिबिलिटी समझती है और उसका कॉस्ट आता है कि इतने टन सैंपल हमको निकालेंगे तो हमको इतना ग्राम सोना मिलेगा। तो उसका एस्टिमेशन तभी होता है और तभी इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस पता लगती है, तभी फिर निकल पाएगी। तो वो काम करना है कि नहीं करना उस हिसाब से आगे जाता है। लेकिन ठाकुर साहब, इससे पहले कि मैं आप दोनों से विदा लूं, ये भी जरा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि कैसे पता चलता है, वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो आपकी स्टडी के मुताबिक इस बात की गारंटी करते हैं कि यहाँ ये किसी खास जगह पर अगर हम एक्सकवेट करते हैं, खुदाई कर रहे हैं, चीज़ों को निकाल रहे हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बेहतर हैं या वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ केवल नाम की है? सर, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम क्या करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी कहाँ पे अच्छा पोटेंशियल मिलेगा, पॉसिबिलिटी है मिलने की या नहीं, वो डिपेंड करता है एज ऑफ रॉक्स। पहले तो जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, यहाँ ओल्डर रॉक्स हैं, बहुत पुरानी एज की रॉक्स हैं। जो बहुत पुरानी एज की रॉक्स हैं उनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उनमें मिनरलाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जहां भी पुरानी एज की रॉक्स है, जैसे मैंने कहा आपको आर्कियन रॉक्स हैं, प्रोटीरोजोइक रॉक्स हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, ये जहां भी है वहां मिनरल पोटेंशियल ऑलरेडी है। ये अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में ऑलरेडी इस तरह की रॉक्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ मिनरल पोटेंशियल गोल्ड की अगर बात करें हम, तो गोल्ड के साथ साथ कॉपर की मिनरलाइजेशन है यहाँ पे। इसके बाद जो कैल्शियम की है, इसमें दूसरी बात करें और भी मिनरलाइजेशन है, जिसमें यंगर एज की रॉक्स की बात भी करें हम, जिसमें लेटराइट आता है आपका, जिसमें आयरन और फॉर्मेशन होती है, बॉक्साइट है यहाँ पे। ये बहुत एनरिच स्टेट है वैसे, अगर अदरवाइज हम बात करें मिनरल के हिसाब से, मिनरल पोटेंशियल के हिसाब से। इसी तरह से गुजरात में भी आपको जो है प्री कैम्ब्रियन एज की रॉक्स हैं, जहां भी प्री कैम्ब्रियन एज की रॉक्स हैं वहां मिनरल पोटेंशियल मिलता है। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर जो माइनिंग हो रही है जहां से भी, वहां पे भी जो है मिनरलाइजेशन पोटेंशियल ओल्डर एज की रॉक्स में है। तो या फिर इग्नियस एक्टिविटीज जहां पे हुई है, इग्नियस एक्टिविटीज में क्या होता है, जो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड आते हैं या हॉट मैग्मा आता है, वो अपने साथ क्या करता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे गोल्ड को अपने साथ लेके आता है, जो कि फिशर में या फ्रैक्चर में, जो सर ने भी अभी कहा आपको, तो फ्रैक्चर में जाके जो डिपॉजिट हो जाते हैं वो। अगर इस तरह की सिचुएशन जहां भी हुई है पास्ट में, तो वहां पॉसिबिलिटी है। जियोलॉजिस्ट का काम यही है कि फाइंड आउट करना पहले कि कहाँ इस तरीके की रॉक्स मिलती है, वहां पे एक्सप्लोरेशन करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ओपी ठाकुर सर और धीरज बनर्जी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को इस घटना से जुड़ी हुई सारी चीज़ें विस्तार से सामने रख दी। फिलहाल आगे